हेलो बच्चों, कैसे हैं भाई? पढ़ाई ठीक चल रही है? चलनी भी चाहिए ना। हम क्या पढ़ चुके हैं? बायोमोलिक्यूल देख रहे थे। बायोमोलिक्यूल तो हमने कहा था हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, शानदार टॉपिक दैट इज नोन एज एंजाइम। एंजाइम हमने कहा था कि हम एंजाइम को पढ़ने वाले हैं और एंजाइम को पढ़ के हम क्या कर देंगे, इसी चैप्टर को स्वाहा करेंगे। और एंजाइम एक शानदार टॉपिक है, मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर देंगे। बट क्वेश्चन इससे आने के चांसेस पूरे होते हैं, तो इसलिए प्लीज 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 इसको क्या करते हैं, हमेशा अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं एक लाइन बोलने वाला हूं, यहाँ पर एक ही लाइन, उसी से एंजाइम क्लियर होने वाला है। और वो लाइन क्या है कि एंजाइम क्या है, दीज आर द बायोकैटलिस्ट। बस इसी से सब कुछ क्लियर होने वाला है भाई। बायोकैटलिस्ट, बायोकैटलिस्ट क्या चीज होती है? जैविक, जैविक उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? उत्प्रेरक मतलब क्या मानते हैं, किसी भी अभिक्रिया को तेज कर दे या स्लो भी कर सकता है, बड़ी बात है, स्लो भी कर सकता है भाई, ठीक है। अगर पॉजिटिव उत्प्रेरक है तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि उसकी गति को तेज कर देगा रिएक्शन की, और अगर नेगेटिव है तो स्लो कर देगा, ठीक है। चलो वो बात की बात है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या देखना स्टार्ट करते हैं, परिचय। परिचय मतलब क्या है, हम सिंपल सा बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन। हम फाइंड आउट करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन क्या बोलता है, ठीक है। खुद देखो मैंने पहले लिख दिया बायो, बायो मतलब जैविक, कैटलिस्ट उत्प्रेरक है, मतलब जैविक उत्प्रेरक है। तो हम यहां से बोलना शुरू कर सकते हैं। अगर अपन बात करें, ये ऐसे जैविक उत्प्रेरक हैं जो किस चीज से बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। मतलब कि हमने एक लाइन पहले भी बोली थी, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। बोला था सारे एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। बट क्या सारे प्रोटीन एंजाइम है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, बट सारे एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, ये गारंटी है, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो हम बोल सकते हैं ये जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो प्रोटीन से निर्मित होते हैं। और एक अपवाद इसके अंदर, और डेट अपवाद इज राइबोजाइम, जो कि किस चीज से मिलकर बना होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपका आरएनए से मिलकर बना होता है। तो राइबोजाइम मतलब कि यहां पता लगता है कि एक आरएनए होता है जो क्या है, राइबोजाइम, जिसका नाम है, आरएनए से बना होता है। और ये राइबोजाइम प्रोटीनिशियस नेचर का नहीं होता, ये प्रोटीन से बना हुआ नहीं है। आधी बात समझ, ये अपवाद है, इसको प्लीज याद रखने का है। दुनिया में सबसे पहले खोज किसने करी, किसकी, कौन से एंजाइम की हुई? डेट वाज जाइनेज। और किसके अंदर करी थी? ये आपके कवच के अंदर करी थी, जो कौन था? यीस्ट। यीस्ट के बारे में नाम सुना है तुम लोगों ने? मैंने तो सुना है, तुम याद सुन लो। यीस्ट, यीस्ट में सबसे पहले इस खोज की गई थी। और इसी से क्या बनाया गया था? एल्कोहल, दारू बनेगी सबसे पहले। इसी चीजें इन्वर्टेड जाइनेज को यूज में लेते हुए। इसके अंदर अगर अपन बात करें तो ये कैसे होते हैं एंजाइम, इनका जो साइज होता है कैसा होता है, कोलोइडल होता है। मतलब कि इसकी जो पार्टिकल की रेंज होती है साइज की, वो कितनी होती है? 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक, इतनी इसकी रेंज है। अगर पार्टिकल साइज की रेंज इतनी हो जाती है 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक, तो उसको अपन किसमें काउंट करते हैं? कोलोइडल के अंदर काउंट करते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें दूध, दूध कैसा है? कोलोइडल नेचर का होता है। आज बात बहुत अच्छे। अब हमने बोला कि ये बड़े होते हैं, तो बड़े होने का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, अगर कोई भी एंजाइम बड़ा है, क्योंकि एंजाइम किस चीज से मिलकर बना है? प्रोटीन। और प्रोटीन किस चीज से मिलकर बना है? अमीनो एसिड से मिलकर बना है। और अगर अमीनो एसिड से वो चीज मिलकर बनी है तो कंफर्म बात है उसका जो आणविक भार होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब उसके अंदर कार्बन है, एल्काइल ग्रुप्स हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो इनका ओवरऑल जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, जो आणविक भार होगा, वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कैसा होता है बच्चों? ज्यादा होता है। इसी वजह से हमने बोल दिया ये कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, बहुत बढ़िया। ये देखो इनका आणविक भाग, अधिक भार आ सकता है, टूट गई भार, ठीक है। अब समझना, हमने बोला कि ये क्या है? अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। अगर अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं तो मुझे एक चीज बताओ, ये देखो अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, इस तरीके से है ये। तो ये क्या करेंगी? एक चेन होती है अमीनो एसिड की, ऐसे पूरी लंबी लंबी चेन। अब वही चेन कुंडलित हो जाती है, सेकेंड मीटर होती है, घूम जाती है पूरी अच्छे से। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बन जाता है इस तरीके। और इसके अंदर कुछ खांच बन जाती है। खांच समझते हो? खांच, इसी नाली, ऐसी खांच। उसी जगह को हम बोलते हैं क्या? सक्रिय साइट। क्या बोलते हैं? सक्रिय साइट या फिर एक्टिव साइट। मैंने बताया एक खांच ये बन गई, एक खांच ये बन गई, खांच बन गई ना। देखो ये, देखो ये खांच बन गई, ये छोटी खांच बन गई। तो ये जैसी खांच बन रही है, ये खांच क्या है? यहाँ पर कौन? अभिकारक आके जुड़ जाएंगे। जो भी रिएक्टेंट है, जो भी अभिकारक है, वो आके इससे जुड़ेंगे। तो जो अभिकारक है वो किसी एंजाइम से कहां पर आके जुड़ते हैं? हमेशा सक्रिय साइट पर आके जुड़ते हैं। तो ये सक्रिय साइट, सक्रिय साइट, सक्रिय साइट, सक्रिय साइट। हमारी बात समझे? सक्रिय साइट कैसे बनी? जल्दी बताओ। अमीनो एसिड की चेन थी, अमीनो एसिड गुच्छा हुए, गुच्छा बन गया, फिर कुछ जहां खांच बनना दिखने लगी वो छोटी छोटी, तो छोटी छोटी खांच आती है आपकी सक्रिय साइट, तो एक्टिव साइट भी बोल सकते हैं। चलो इनके पास कई सक्रिय साइट होती है, कई सक्रिय साइट है। सक्रिय साइट को हम क्या बोलते हैं? हम लिख देते हैं ताकि तुम टेंशन में ना हो। एक्टिव साइट। हमारी बात समझ आता है, ठीक है। आगे देखिए थोड़ा सा, बहुत ही अच्छा। अब देखो, ठीक है, बात समझ आ रही, थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सेट कर देते हैं सबके लिए ताकि तुम्हें काम समझ आएगा तुम्हारे लिए। अब ठीक है, बहुत बढ़िया, अब बिल्कुल सही है। चलो हमने बोला कि जो भी एंजाइम है वो किस चीज से मिलकर बने? प्रोटीन से मिलकर बने, बोला ना, है ना। तो प्रोटीन से मिलकर बने तो जो संरचना होती है प्रोटीन के पास, द्वितीय, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, ये संरचना इसके बाद भी उपस्थित होगी। तो हम जानते हैं अगर एंजाइम बनेगा तो ये जो संरचना बनाने का काम है द्वितीय और तृतीय तरीके की। प्राइमरी तो क्या होती है? प्राथमिक क्या होती है? सीधी होती है, रेखीय फॉर्म होती है। और जो द्वितीय तृतीय की गुच्छा होती है थोड़ी सी, तो ये बनाने का काम कौन कर रहा था? आपका गोल्जी का कर रहा था। हमने बताया था मॉडिफिकेशन का काम, रूपांतरण का काम उसी का है, उसने काम कर दिया। तो द्वितीय तृतीय संरचना आपको किसके अंदर मिलेगी? आपको एंजाइम के अंदर भी मिल जाएगी। बट अगर बेसिक फॉर्म में देखा जाए तो एंजाइम के अंदर आपको मोस्ट कॉमन और बढ़िया शानदार वाली कौन सी संरचना मिलेगी? हमेशा तृतीय मिलेगी। मतलब कि इन्हीं के पास प्राथमिक भी हो सकती है, द्वितीय भी हो सकती है, तृतीय भी हो सकती है, बट सबसे ज्यादा शानदार वाली मोस्ट कॉमन कौन सी मिलेगी? तृतीय संरचना मिलेगी। आगे बात समझना चाहता हूं, पूरे पॉइंट टू पॉइंट लेकर चल रहे हैं, एक भी पॉइंट मिस नहीं कर रहा हूं, ध्यान लगा, ढंग से पढ़ लेना, चीज को इससे काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो बात बता दी पहले, तृतीय संरचना की श्रृंखला स्वयं में मिलकर एक खांच का निर्माण करती है जो सक्रिय साइट कहलाती है। आगे बात समझे? सक्रिय साइट आगे जगह सक्रिय साइट, खांच का निर्माण तृतीय श्रृंखला में कुछ बना दिया, ये खांच बना दिया। ये खांच क्या है? सक्रिय साइट है, जिसको क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं, ठीक है ना। अब अगर अपन बात करें यहां पर कौन जुड़ेगा, मैंने पहले बता दिया था, रिएक्टेंट आगे जुड़ेंगे, सबस्ट्रेट आगे जुड़ेंगे, हम बोल सकते हैं इसी को अभिकारक इस आगे जुड़ेंगे। तो सक्रिय साइट में अभिकारक जुड़ेंगे और यही साइट प्रक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। मतलब कि समझना इस चीज को जरा सा, ये रहा मेरे पास एंजाइम और ये रही इनकी सक्रिय साइट। एक साइट, दो, तीन साइट है। सक्रिय साइट कौन सी है? ये वाली, ये वाली, तीन सक्रिय साइट है। अगर किसी भी एक एंजाइम के पास जितनी ज्यादा सक्रिय साइट होगी उतने ज्यादा अभिकारक आगे इससे जुड़ेंगे। अभी कितने? 3 है, तो कितना अभिकारक जुड़ सकते हैं? 3। तो वो 3 को किसमें कन्वर्ट करेगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। बहुत अच्छा। पर अगर मैं बात करूं कि 3 की जगह इसके पास होते कितने? 1 2 3 4 5 6 है, 6 टोटल। 1 2 3 4 5 6।
ये तो इसका 3 सक्रिय साइट है इसके पास कितनी है? 6 सक्रिय साइट है। 3 सक्रिय साइट मतलब कि 3 अभिकारक के अणुओं को किसमें कन्वर्ट कर देंगे अपन? उत्पाद में कन्वर्ट कर देंगे। पर जहां पर 1 2 3 4 5 6 अभिकारकों को 6 उत्पाद में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो शानदार एंजाइम कौन सा होगा? ये वाला होगा जिसके पास सक्रिय साइट ज्यादा होगी। अगर सक्रिय साइट ज्यादा है उसी वजह से हम बोल रहे हैं ये उतनी शानदार गति से अभिक्रिया को आगे बढ़ेगी। ठीक है ना? अब यहां पर एक बात बोलने वाला हूं इसमें। अब इतना बताने के बाद मैं क्या सकता हूं एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम मतलब ये होता है किसी भी अभिकारक को किसमें कन्वर्ट करना है? उत्पाद में कन्वर्ट करना है। बात समझ आ रही है? क्या बोला मैंने? अभिकारक को उत्पाद में कन्वर्ट करना है। अभिकारक है उत्पाद है, धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? उत्पाद में कन्वर्ट हो गया, बहुत धीरे से होगा काम। मैंने बोला यार ये काम तो बहुत धीरे हो रहा है, क्यों ना इसको फास्ट किया जाए, है ना? तो फास्ट करने का तरीका क्या होगा? अभिकारक एंजाइम जैसे डाला, जैसे एंजाइम डाला उसमें फटाक ये हो गया कंप्लीट, रिएक्शन फास्ट हो गई, अभिक्रिया पद्धति चली एकदम से। पहले क्या हुआ था? जब एंजाइम उपस्थित नहीं था तो ये अभिकारक है भी, अभिकारक धीरे कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? उत्पाद के अंदर। टाइम लग गया। अब क्या डाला? एंजाइम डाल दिया, अभिकारक जैसे एंजाइम डाला फटाक से कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर, उत्पाद के अंदर। बात समझ आ गई? तो मतलब क्या समझ में आया कि ये जो एंजाइम होते हैं वो क्या काम करते हैं? वो अभिकारक को उत्पाद में जल्दी कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो बेसिक डेफिनेशन होगी, ठीक है ना? पर खुद के अंदर कोई चेंज नहीं आने देते, खुद के अंदर कोई चेंज नहीं आने देंगे। समझना आप? अभिकारक प्रोडक्ट में चाहूं एंजाइम, अभिकारक मैं एंजाइम मैं लिया, अभी प्रोडक्ट बनाएंगे, अभिकारक आएगा, एंजाइम पास है मेरे पास है, कर दिया चेंज, हो गया ना? लाइट ब्लू हो गया। ये चेंज किसने करा? मैंने करा है। तो मैं क्या हूं? एंजाइम। तो क्या मेरे अंदर कोई बदलाव आया? नहीं आया, मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। तो एंजाइम क्या काम करता है? हमेशा अभिकारक को उत्पाद में कन्वर्ट करता है, पर खुद के अंदर कोई चेंज नहीं लाता। ठीक है ना? मतलब कि वो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को, मतलब कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा, पर खुद के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, उससे तो चेंज नहीं आएगा। ये फिर तो चेंज हो गया, ठीक है? आइए समझ, बहुत बढ़िया। इससे ज्यादा हमको ध्यान नहीं रखने का भाई। चलो आगे देखते हैं, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। तो ये समझ आ गया ना? मतलब कि सिंपल सी बात है, सब रिएक्टेंट को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। और कौन बीच में? एंजाइम है। तो पहले सबसे पहले यही लिखा समझने के लिए, रिएक्टेंट किससे बनेगा? एंजाइम से। फिर क्या बनेगा? रिएक्टेंट और एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा। फाइनली क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट प्लस एंजाइम, इसका कैसे बाहर मिल जाएगा। एंजाइम में कोई चेंज नहीं आएगा, जो ई यहाँ था वो ई यहाँ है, वही ई यहाँ है, बट जो आर था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? पी में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि अभिकारक किसमें कन्वर्ट हो गए? उत्पाद के अंदर। ठीक है? बस समझना कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। ठीक है ना? बहुत शानदार काम। सक्रिय साइट अभिकारक जुड़ते हैं और यही साइट प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, मतलब कि रिएक्शन को बढ़ाते हैं। अभिक्रिया ठीक है? चलो नोट, पहली बार शुरुआत में फर्स्ट स्लाइड पढ़ रहे थे, समझ आ गया था, बता दिया था। सक्रिय साइट अमीनो से बनी होती है, क्योंकि किस चीज से मिलकर बने? प्रोटीन से मिलकर बने, और प्रोटीन किससे मिलकर बने? अमीनो एसिड से मिलकर बने। और अमीनो एसिड जब घूमेंगे इधर उधर इस तरह कुछ बनाएंगे, तो जो सक्रिय साइट बनेगी वो अमीनो एसिड से बनेगी। बता दीजिए बात, बहुत इजी चीज है। अब थोड़ी काम की चीज, हमें इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है ना? इनऑर्गेनिक उत्प्रेरक, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वो क्या काम कर सकते हैं? मतलब ज्यादा टेंपरेचर और ज्यादा प्रेशर को क्या कर लेते हैं? इजीली सहन कर लेते हैं। जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं ना, जैसे कि हम कई बार यूज में लेते हैं कॉपर, जिंक, आयरन, ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, इनऑर्गेनिक उत्प्रेरक है ना, अकार्बनिक उत्प्रेरक। तो ये क्या काम करते हैं? ये ज्यादा टेंपरेचर को सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, लैंग्वेज ज्यादा प्रेशर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम काम करेंगे। पर जो एंजाइम होते हैं वो ज्यादा ताप और ज्यादा दबाव को सहन नहीं कर सकते और खुद क्या कर देते हैं? विकृतीकरण कर देते हैं, मतलब कि डीनेचुरेशन हो जाता है, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, खराब हो जाते हैं वो। जो बायोकैटलिस्ट है, जो एंजाइम है, वो अधिक ताप और अधिक दाब को सहन नहीं कर सकते, बट जो अकार्बनिक उत्प्रेरक है वो आसानी से उसको क्या कर लेते हैं? सहन कर लेते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती उसके अंदर। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अकार्बनिक उत्प्रेरक कुछ ज्यादा अधिक ताप दाब का कार्य करते हैं, परंतु एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है। एंजाइम विकृतीकरण हो जाएगा, जो अकार्बनिक होते हैं वो तो सर्वाइव कर जाएंगे। अब बात है भाई एंजाइम फ्रॉम स्ट्रीमोफाइल्स। तुम पढ़ोगे 12th क्लास के टॉपिक में, दैट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और उसी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर हम एक चीज पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। वो ये चीज होगी कि उसके अंदर एक एंजाइम मिलेगा, दैट एंजाइम इज नोन एज टेक पॉलीमरेज। क्या नाम है एंजाइम का? टेक पॉलीमरेज। ये देखो भाई, हां तो पीछे नाम पड़ेगा। एक बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ये कहां रहता है हमेशा? ये मिलेगा हमको हाई टेंपरेचर पे। ये एक एंजाइम बना के देता है हमको। उस एंजाइम का नाम क्या है? इस एंजाइम मिलता है टेक पॉलीमरेज। और यही टेक पॉलीमरेज जब हम इसको अप्रॉक्स टू 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं तो भी ये कैसी कंडीशन में रहता है? वर्किंग कंडीशन में रहता है भाई, इसीलिए आपको दिख दिया है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन मतलब कि जो उनके लिए कैसे नहीं है, फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है, इसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा टेंपरेचर, पीएच बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा है, इसी जगह जो बैक्टीरिया जिंदा रह जाते हैं उनके अंदर से जो हमको एंजाइम मिलते हैं उनका डीनेचुरेशन नहीं होता, उनका विकृतीकरण नहीं होता है, वो आसानी से वहां पर सर्वाइव कर देते हैं। ठीक है? जल्दी से कॉपी करो यहां तक। हाँ तो आगे देखें, तो अपन बेसिकली यहाँ पे देख चुके थे कि थर्मस एक्वेटिकस क्या चीज है। तो हम हल्का सा देख लें एक बार। तो क्या चीज है देखो, हम बोलते हैं कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है? थर्मस एक्वेटिकस। और ये जो बैक्टीरिया है ये हमको मिलता है कहां पर? जहां पर टेंपरेचर होता है बहुत ज्यादा, और उस पर्टिकुलर जो थर्मल वेंट्स बोलते हैं, मतलब ऐसे तालाब जहां ठंड पानी का मिलता है हमको। ठीक है? तो वहां से मिलता है और उस कंडीशन को हम बोलते हैं थर्मोफाइल। मतलब ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? थर्मोफाइल। जहां पर टेंपरेचर क्या ज्यादा है तो थर्मोफाइल बोलोगे, जहां पर पीएच ज्यादा हो तो ऐसे कंडीशंस को जो अनफेवरेबल हो किसी भी चीज के लिए तो उसको हम बोलते हैं क्या? उन बैक्टीरिया से काउंट करते हैं किसमें? एक्सट्रीमोफाइल्स में। ठीक है? तो इसी से एक एंजाइम मिलता है, इसका नाम क्या है? टेक पॉलीमरेज। यहाँ पे यूज में आता है एक मशीन में, डेट पीसीआर, आप 12th क्लास में पढ़ोगे। तो वहां पर ये ज्यादा टेंपरेचर पर भी सर्वाइव कर जाता है, मतलब इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर भी, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी इजीली सर्वाइव कर जाता है, इसका विकृतीकरण नहीं होता है। ठीक है? इसलिए ये अपवाद है उस चीज का। ठीक है? चलो ये तो बता दी मैंने ना। अब थोड़ा सा आगे आ जाए, बताया ना, आगे चलो ये देखो।
तो ये चीज हम देख चुके हैं पूरा अच्छे से डिटेल में। अब देखते हैं आगे थोड़ा। संरचना मैंने पहले बता दी थी, संरचना कौन सी होगी इसकी बच्चों, तृतीय संरचना था, प्राथमिक द्वितीय तृतीय सब मिलेगी, बट मोस्ट कॉमन कौन सी मिलेगी, तृतीय मिलेगी, ये बात हम बोल चुके थे, ठीक है। अब मुझे एक बताओ ये किस चीज से मिलकर बने हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं, मतलब कि प्रोटीन से मिलकर बने हैं, और प्रोटीन का संश्लेषण कहां पर होता है, तुमको बताओगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रेरक जालिका खुदरी वाली, याद है कुछ, और उसके ऊपर खुदरी क्यों बोला था उसको, उसके ऊपर क्या उपस्थित थे, राइबोसोम उपस्थित थे। तो अगर उसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित थे तो वही राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण कर रहे थे, तो हम बोल सकते हैं कि एंजाइम का संश्लेषण, एंजाइम जो बनेगा वो कहां बनेगा, आपका राइबोसोम से बनेगा। बहुत ही अच्छे, शानदार। इनका संश्लेषण कहां होता है, राइबोसोम में होता है। आगे बात समझते हैं, समझना आगे। हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर एक आपका जो एंजाइम है, अगर वो समान तरीके की पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना है, पॉलीपेप्टाइड समझते हो ना, जिसके अंदर एक से ज्यादा क्या है, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मतलब एक से ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड है, और एक से ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड है तो एक से ज्यादा क्या है, अमीनो अम्ल है, ठीक है ना। तो अगर उस चीज से मिलकर बना है, अगर एक से ज्यादा उस चीज से मिलकर बना है और सारी पॉलीपेप्टाइड समान है, सारी चेन समान है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एक अकेले जीन से मिलकर बनेगा। क्योंकि हम बोलते हैं एक जीन एक ही तरीके की पॉलीपेप्टाइड बना सकती है, क्योंकि हम जानते हैं पॉलीपेप्टाइड तो मिलकर क्या बना लेंगे, जल्दी बोलो, प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। और अगर हमने बोला एक एंजाइम अलग अलग तरीके की पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनाए, तो हम बोल सकते हैं कि वो एंजाइम में बहुत सारे अलग अलग तरीके के जीन काम कर रहे हैं, हर एक जीन अपना अपना अलग अलग पॉलीपेप्टाइड बना के जा रहा है। आदिवासी में अच्छे से, अगर समान तरीके के पॉलीपेप्टाइड से निर्मित है एंजाइम, तो हम क्या बोलेंगे, वो एंजाइम एक अकेले जीन से बना है। अगर अलग अलग तरीके के पॉलीपेप्टाइड से निर्मित है, कौन अलग अलग पॉलीपेप्टाइड निर्मित है एंजाइम, तो हम बोलेंगे वो बहुत सारे ग्रुप ऑफ जीन से मिलकर बना है, ठीक है। बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया। अगर एंजाइम की संरचना एक समान के पॉलीपेप्टाइड से हो तो वो एक प्रकार के जीन से बनेगा, क्योंकि हमने कहा था अरे जीन मतलब कि डीएनए से बना आरएनए, और आरएनए से बना कौन, प्रोटीन, और प्रोटीन के अंदर ही तो पॉलीपेप्टाइड उपस्थित थे। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही बात, ठीक है। अगर विभिन्न प्रकार के पॉलीपेप्टाइड की संरचना हो तो कई प्रकार के जीन से बनेगा। कितनी शानदार बात बोल दी भाई, आगे समझ में अच्छे से, ठीक है ना। वन जीन इक्वल टू वन पॉलीपेप्टाइड, जो हाइपोथेसिस था, जो निष्कर्ष था, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, मतलब एक जीन एक ही तरीके का पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, वो भी इस चीज को प्रूव कर रहा है। आएगा आपका ये चीज, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, पीएच टेंपरेचर पर उत्प्रेरक के लिए विशिष्ट होते हैं, मतलब कि अगर अपन बात करें पीएच और टेंपरेचर हर एक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक होते हैं, किसी के लिए कोई एंजाइम स्पेसिफिक, जैसे हमने बोला पेप्सिन, पेप्सिन हमेशा वर्क करेगा 1.5 पीएच पर, जो हमारे पेट के अंदर होता है, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। आदिवासी में अच्छे से ये एग्जांपल है, मतलब स्पेसिफिक पीएच पे काम करेगा। टेंपरेचर भी क्या होगा उसका, हमेशा स्पेसिफिक होगा, मतलब वो भी ज्यादा चेंज नहीं होगा। आदिवासी में जैसे टेक पॉलीमरेज हमने कहा ज्यादा टेंपरेचर पर वर्क कर सकता है आसानी से, बिल्कुल सही बात है। हमारी बॉडी के बहुत से ऐसे एंजाइम है जो बॉडी टेंपरेचर पे, शरीर का जो ताप है उसी पर काम करेगा, उसके अलावा वो खराब हो जाएंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। नॉर्मल जो ऑप्टिमम पीएच होता है, जो मतलब विशिष्ट, जो मतलब बेसिकली हमारा एक रेंज होती है जिस पे एंजाइम बहुत शानदार तरीके से काम करेगा, वो होता है 6 to 8, ये पीएच है। और अगर हम ताप की बात करें, तापमान की बात करें, कितना होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ऑप्टिमम टेंपरेचर रेंज है कि इसके बीच में एंजाइम बहुत ही शानदार तरीके से काम करेगा। इससे कम भी खतरनाक है, इससे ज्यादा भी खतरनाक है, दोनों ही टेंशन वाली बात है। ये ऑप्टिमम हो गया पूरा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, कितनी बढ़िया बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर पॉइंट समझ आ जाना चाहिए, हर एक पॉइंट है ना, एक नहीं छूटना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम बोले अगर टेंपरेचर कम कर दोगे तो क्या होगा, जो एंजाइम तो कैसे हो जाएंगे, असक्रिय हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, काम करने बंद कर देंगे। पर अगर टेंपरेचर बढ़ा दिया, मतलब 20 से कम कर दिया तो असक्रिय हो जाएंगे, 40 से ज्यादा कर दोगे तो उसका विकृतीकरण हो जाएगा। कम टेंपरेचर कितना, 20 से कम, 20 से कम पर तो क्या होगा, असक्रिय होंगे, खराब नहीं होंगे, डीनेचुरेशन नहीं होगा, खराब नहीं होंगे। और टेंपरेचर हो गया ज्यादा तो 40 से ज्यादा तो विकृतीकरण हो जाएगा। डीनेचुरेशन मतलब कि उनके स्ट्रक्चर में, संरचना में ऐसा चेंज आ जाएगा कि वो एंजाइम वापस बन नहीं पाएंगे, एंजाइम खराब हो जाएंगे। कम टेंपरेचर पे एंजाइम खराब नहीं होते हैं, वो इनएक्टिव होंगे, असक्रिय होंगे। वो बात अलग है कि उन्हें वापस अगर 20 से 40 डिग्री टेंपरेचर वापस दे दिया जो उनको चाहिए तो वापस सही काम करना चालू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पसंद है, बहुत अच्छा। कम ताप पर एंजाइम कार्यात्मक असक्रिय होते हैं, वे अधिक ताप पर विकृतीकरण दर्शाते हैं। कम किससे लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और अधिक किससे ग्रेटर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जल्दी बोलो हाँ, जल्दी बोलो हाँ या ना, ये बोला मैंने ना, ये बात समझ आ गई, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, ठीक है, जल्दी से। तो ये बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया, मतलब हम सिंपल एक चीज पढ़ना स्टार्ट कर दें क्या। अब व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तुम खुद बोलोगे सर अगर अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर टेंपरेचर या कोई कंडीशन देने की वजह से, तो उसी को रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है, कहां गलत बोल रहे हो तुम, हर गलत थोड़ी बोलोगे। बोलो मतलब कि जो आपके रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, अभिकारक आपके उत्पाद में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। बट हम बात कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स की, तो एंजाइम भी काम में ले लेना भाई, एंजाइम का बिगाड़ होता है ऐसा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत समझ पड़ रहा है, ठीक है। देखना फिजिकल चेंज ये नहीं दर्शाता कि परिवर्तन केवल आकार में हुआ है बिना कोई बंध को तोड़े, मतलब कि अगर अपन बात करें क्या बोले, शारीरिक परिवर्तन ये दर्शाता है कि परिवर्तन केवल आकार में हुआ है, बट उसके अंदर जो केमिकल बंध उपस्थित थे, जो उनके अंदर रासायनिक बॉन्ड उपस्थित थे, हम बोले रासायनिक बंध उपस्थित थे, वो टूटे नहीं है। मतलब ये फिजिकल चेंज मतलब शारीरिक परिवर्तन हुआ है। मतलब कि अगर हम बोले सॉलिड कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट हुआ गैस में, मटीरियल वही है, तो उसका शारीरिक संरचना में चेंज नहीं आया, चेंज आया पर उसके अंदर केमिकल बंध उपस्थित थे, रासायनिक बंध उपस्थित थे, उसमें कोई चेंज नहीं आया। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं पानी, बर्फ क्या है, H2O है, कन्वर्ट हुआ पानी में तो ये भी H2O ही है, और इसका वाष्पीकरण हो गया तो ये भी H2O ही है। केमिकल बंध तो नहीं टूटे, रासायनिक बंध टूटेगा नहीं टूटेगा, बट इसका आकार में चेंज आ गया, ये सॉलिड था, ये लिक्विड था, और ये गैस था। आदिवासी में चले, जल्दी बोला, बहुत ही बढ़िया। तो अब हम बोलते हैं जब बंध टूटते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है कि अगर इसका बंध टूट जाता, अगर मैं बोलता हूं H2O ब्रेक डाउन इनटू H2 प्लस O2, बैलेंस कर देना हाफ O2, अगर ये ऐसे टूट जाता तो मैं बोल सकता था कि ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, ये रासायनिक, क्योंकि इससे बंध टूट गए, इसमें कन्वर्ट हो गया। आदिवासी में से बहुत बढ़िया एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे ये देखो मीथेन गैस का ऑक्सीजन रिएक्शन करवाया, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ई, क्या यहाँ पर एनर्जी है, और ये एरो का साइन है, बच्चों एरो, ये सब पता है कि एरो है, एरो मतलब कि वेक्टर, इट इज वेक्टर, एनर्जी इज वेक्टर, ठीक है। आदिवासी में चले मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2O, मतलब ये क्या है, एक तरीके की रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों, कार्बन हाइड्रोजन के बंध टूटे तो हाइड्रोजन अलग हुआ, कार्बन अलग, बंध टूट के नई चीज बन गई ना, तो जो आपके अभिकारक थे वो किसमें कन्वर्ट हो गए, आपके किसके अंदर हो गए, भैया बता दो, उत्पाद के अंदर कन्वर्ट हो गए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नीचे मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे हम अगर किसी भी पर्टिकुलर रासायनिक या शारीरिक प्रक्रिया का गुणन करते हैं, मतलब गुणन प्रति इकाई समय बनने वाले उत्पाद की मात्रा दर्शाता है। मतलब कि हम अगर रेट को फाइंड आउट करते हैं कि इसकी गति क्या है, मतलब इसकी रेट क्या है, इसकी दर क्या चल रही है, अगर दर को हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना चाहिए, चेंज इन प्रोडक्ट,
पर यूनिट टाइम, मतलब शुरुआत में प्रोडक्ट जो उत्पाद था वो कहता 0 था, जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है जो उत्पाद है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, टाइम के साथ उत्पाद बढ़ता जा रहा है, बट जो अभिकारक है वो कम होता जाएगा। शुरुआत में अभिकारक ज्यादा है, उत्पाद कम है, टाइम बढ़ता जाएगा, अभी चल रही है तो अभिकारक होता जाएगा कम, उत्पाद होता जाएगा ज्यादा। ठीक है, बात समझ में आ गई? पक्का? अभिकारक उत्पाद, अभिकारक कम उत्पाद ज्यादा, अभिकारक कम उत्पाद ज्यादा, अभिकारक कम उत्पाद ज्यादा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये अभिकारक किसमें कन्वर्ट हो गया? उत्पाद में कन्वर्ट हो गया। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना? बहुत शानदार, क्या बात। ठीक है, तो पर यूनिट टाइम, पर चेंज इन टाइम, मतलब शुरुआत में टाइम को 0 ले लो, आप कर सकते हो। चार्ज डिफरेंशिएशन है भैया, टेंशन नहीं लेने का है, मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल सांद्रता ऑफ, शुरुआती सांद्रता प्रोडक्ट की, और फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब कि बाद में टाइम क्या था, शुरू में टाइम क्या था, इसको आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा हो तो कर लेना, जरूरत नहीं। अगर 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 रेट की दिशा निर्धारित हो कि वो आगे से पीछे आगे चल रहा है, आगे से पीछे चल रही है, अभी किस तरीके से चल रही है, तो उस टाइम पर इसको क्या बोल सकते हैं? वेग बोल सकते हैं, मतलब उसको क्या बोल सकते हैं? रे वेलोसिटी बोल सकते हैं। यदि दिशा निर्धारित हो, दर को वेग भी कहा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है रे, इसको याद कर लेना अच्छे से। तो दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मेरे साथ नहीं आनी चाहिए। तो याद है लास्ट लेक्चर में तुम्हें एक बहुत शानदार कहानी सुनाई थी, अनागत विधाता, भाग्यदर्शी और एक कौन था रे? जल्दी बताओ। प्रत्युन्नति। हमें क्या बनना है? अनागत विधाता बनेंगे हम भाग्य में नहीं रहेंगे ना, हम लास्ट टाइम पर विचार सोचेंगे। लास्ट टाइम पर किसी का विचार भी आया ना, समझना विचार एक तरीके का कुछ नहीं है, जो थोड़ा दिखाया जाएगा, कुछ नहीं होगा आगे। ठीक है, चलो अब इस पॉइंट को समझाऊंगा बाद में, इस पॉइंट को बाद में, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं प्रत्येक 10 डिग्री ताप में बदलाव पर अभी की जगह दर दोगुनी भी हो सकती है या फिर आधी भी हो सकती है ना? इस पॉइंट समझाने वाला हूं बाद में। अभी इस पॉइंट को हमें इसी याद करना है, क्योंकि हम बाद में समझाएंगे इस पॉइंट को कि अगर टेंपरेचर बढ़ेगा, अगर टेंपरेचर में 10% ताप में बदलाव आता है, अब बदलाव जो आया वो टेंपरेचर कम भी हो सकता है, 10 डिग्री बढ़ भी सकता है। तो अगर उससे बढ़ भी रहा है और कम हो रहा है तो बढ़ने पर क्या और घटने पर क्या, तो उस टाइम पे हम बोल सकते हैं तो दोगुना भी हो सकता है और हाफ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब टेंपरेचर T से मतलब रेट ऑफ रिएक्शन R से 2R भी हो सकती है, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन R से R/2 भी हो सकती है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बता दिया भाई, रिएक्शन बता दिए। CO2 का रेशियो कार्बनिक अम्ल या कहां पढ़ते हो? जब आपका जो CO2 होता है, आपका जो CO2 होता है, ये CO2 जब आपके ब्लड में सांस लेते हैं तो एक एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या नाम है एंजाइम का? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कार्बनिक एनहाइड्रेज का काम करेगा, CO2 को कन्वर्ट करेगा, कार्बनिक अम्ल के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और यही रिक्वायर्ड है, यही एक शानदार एंजाइम है, सबसे फास्टेस्ट एंजाइम अभी तक हुआ। ठीक है ना? 6 लाख अणु प्रति सेकंड कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट के अंदर ये। ठीक है ना? तो ये जो है ना, ये आपके आरबीसी के साइटोप्लाज्म के अंदर, आरबीसी का कोशिका द्रव्य उसके अंदर मिलेगा ये एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या काम करता है? जो आपका CO2 है उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर, उसमें ये हेल्प कर रहा है बहुत शानदार तरीके से। ठीक है ना? बोलो आएगा क्या आएगा, टेंशन नहीं लेने का। अगर कोई भी अभिक्रिया, अगर हम बात करते हैं, ये जो काम मैंने बताया CO2 को किसमें कन्वर्ट करना है, H2CO3 मतलब कि H2O plus CO2 कन्वर्ट इनटू H2CO3। ये मैंने बताया। अगर यहां पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम उपस्थित नहीं होता तो क्या होता? 200 अणुओं का निर्माण होता प्रति घंटा। प्रति घंटा 1 घंटे में ऐसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये कार्बोनिक एसिड कितने बनते? 200 ही बनते बस। अगर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं होता तो, और जैसे ये यहां आ जाएगा तो शानदार स्पीड देखना, 6 लाख अणुओं का निर्माण प्रति सेकंड, अबे प्रति घंटा। देखो यहां पर 1 10 100 10,000 लेख और ये लो कहां तो सर 1 घंटे में 200 अणु बन रहे थे 1 घंटे में, वो कहा 1 सेकंड में 6 लाख अणु बना रहा है। तो शानदार एंजाइम हमारी बॉडी की लाल रक्त कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित है, कार्बनिक एनहाइड्रेज। तो शानदार बात है, तभी सर समझ में आई मुझे। मैं जल्दी सांस ले लेता हूं, क्यों? ऑक्सीजन CO2 बाहर निकाल रहे, क्योंकि इतनी शानदार तरीके से बन रही है फटाफट। ठीक है ना? आगे बात समझना चाहिए। इसका मैकेनिज्म क्या है डिटेल में पढ़ोगे आप, यहाँ पर सर पढ़ाएंगे जूलॉजी में आपको, है ना? अब मैं जूलॉजी से पढ़ाता हूं, तुम सोच रहे हो मैं इसको पढ़ाऊंगा आगे। नामुमकिन है, नामुमकिन क्या प्रतिक्रिया है, जल्दी बोलो। ये आपकी एंडोथर्मी से ये ठीक है, जल्दी बोलो, है ना? आगे समझ आ गया, यहाँ तक पढ़ लें, इसको पढ़ लें, इसको पढ़ लेते हैं, है ना? क्योंकि फिर टेंशन ना आ जाओगे। ये एंडोथर्मिक की हो गई, एक्सोथर्मिक की हो गई, समझना चलो, है ना? अब हम क्या करते हैं, कोई अभिक्रिया है तो मेरे से तुम जानते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। एक्सोथर्मिक की अभिक्रिया क्या है? जो अपने अंदर से एनर्जी को बाहर निकाल दे। मतलब कि शुरुआत में अभिकारक के पास क्या है? बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जी भर के बाद निकल जाएगी, एनर्जी उसके पास कम हो जाएगी। बोलो पहले एनर्जी बहुत ज्यादा है, बाद में एनर्जी कम, क्यों? उसने अपनी एनर्जी का छोड़ दिया। देखो मुझे मेरी हाइट क्या एनर्जी है, तो बहुत एनर्जी थी, जैसे ही उत्पाद में कन्वर्ट होगा एनर्जी क्या हुई? कम हो गई। क्यों? एनर्जी कम हो चुकी है, एनर्जी कम हो गई ना, तो एनर्जी कम क्यों हुई? आगे इधर से उधर जाने में एनर्जी कम हो रही है, तो क्यों कम हो रही है भाई? कंफर्म बात, मैंने अपनी एनर्जी निकाल दी बाहर, खत्म करता जाऊं अपने अंदर से। आगे बात समझ चले? तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जो आपका कौन है अभिकारक है, उसके बाद एनर्जी हो ज्यादा और जो उत्पाद बनेगा उसमें एनर्जी हो कम, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके अंदर एनर्जी बाहर निकाला जाता है, बाहर निकाल रहे तभी तो कम हो रही है, अगर लेते तो क्या होती है? एनर्जी बढ़ जाती। तो ग्राफ शानदार समझ में आ गया यार। अगर इधर में लिख दूं एनर्जी और इधर में लिख दूं अभी की प्रगति, मतलब प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कैसे चल रही है, तो अगर मैं इसको 0 मानूं एनर्जी को यहाँ पर, तो एनर्जी ऊपर बढ़ती जा रही है, एनर्जी ऊपर बढ़ती आ रही है, तो अभिकारक के पास एनर्जी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। एनर्जी सामने बढ़ा, एनर्जी ज्यादा अभिकारक के पास। और अगर मैं एनर्जी को बाहर निकाल दूंगा तो जब मैं उधर जाऊंगा उत्पाद में, तो एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम हो जानी चाहिए, मेरी एनर्जी कम हो जाएगी, तो बाहर निकाल दी। तो जब ये अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट हुआ तो एनर्जी कम होनी चाहिए। वाह सही बात है, ये लो एनर्जी क्या हुई? कम हो गई। यहाँ पर एनर्जी, ये तो एनर्जी E2 ले लो, यहाँ एनर्जी E1 ले लो, तो हम बोल सकते हैं E2 इज ग्रेटर देन E1। सही बात है भाई, एनर्जी कम हो गई, ज्यादा हो गई। तो ये बात समझ नहीं है, जल्दी बोलो फटाफट, समझ आ गई बात? आगे देखें क्या बात, शानदार बात बोली भाई, तो वाह सर बात समझ में आ गई, बिल्कुल सही बात। अब बताओ मुझे, शुरुआत में मैं खुद बताऊँ चेंज 24 में तुम टेंशन में आ जाओगे, है ना? तुम्हें टेंशन में लाने का मेरा मुझे भी नहीं है। बहुत अच्छा, है ना? सही हुआ नहीं हुआ? जल्दी बोलो, नहीं हुआ? अब हो जाएगा सही। शुरुआत में अभिकारक कन्वर्ट हुए, जिसके उत्पाद में पहले व्हाइट लाइन देखनी है, व्हाइट वाली। ठीक है ना? क्या देखना पहले? व्हाइट लाइन। मुझे एक चीज बताओ, अगर एक सामने में दीवार है, इतनी ऊंची दीवार, इतनी ऊंची, तुम क्या इधर आसानी से जा सकते हो? नहीं जा सकते।
जब नहीं जा पाएंगे तो क्या किया जाए कि यार मैं दीवार सामने है, मैं उधर कैसे जाऊँ? तुम इतनी ऊंची दीवार पर उधर कूद नहीं सकते, नहीं कूद सकते। तुम अभी इधर खड़े हो दीवार के, अगर दीवार के इधर खड़े हो तो तुम अभी क्या अधिकार रखो? अगर तुम दीवार के उधर चले गए तो तुम क्या बन जाओगे? उत्पाद बन जाओगे। ये बेसिक कंसेप्ट है ना, दिमाग में करना। दीवार है बीच में, क्या करें? जाना उधर है, मुझे तो उत्पाद में कन्वर्ट होना है, मैं तो अधिकार रखूँ, क्या करें? तो क्या हुआ? मैं तो जा रहा हूँ, तुम आए उठिए कि सर एक काम करते हैं, आप इतनी ऊंची दीवार से उधर नहीं जा सकते, आप एक काम करो, आप जा तो सकते हो, बड़ी तरीका है कैसे कि आपको हमारे को यूज में लेना पड़ेगा। मैंने बोला मैं थोड़ा यूज में लेके जाऊंगा उधर। तुमने बोला कि सर हम एक काम करते हैं, हम सारे बच्चे मिलकर इस दीवार को तोड़ देते हैं, और पूरी नहीं तोड़ेंगे, कम कर देंगे हाइट को, ताकि आप आराम से निकल उधर से उधर चल जाना इस तरीके से। मैंने बोला यार शानदार बात बोल रहे हो तुम तो दीवार की हाइट कम कर दो, मैं चला जाऊंगा, उत्पाद में कन्वर्ट हो जाऊंगा। तुम्हारे सारे उसने दीवार तोड़ दी, इतनी दीवार रहने दी बस, बाकी निकल जाऊंगा इस दीवार में आराम से। तो तुमने किसका काम किया? तुमने एंजाइम का काम किया मेरे लिए। तुमने क्या करा? जो मुझे इतनी एनर्जी चाहिए थी पहले इधर से उधर जाने में, उस एनर्जी को तुमने कर दिया कम कि सर अब निकल जाओ, बहुत कम एनर्जी देनी आपको। बिल्कुल सही बात है, क्या शानदार काम करा तुम लोगों ने। तो वही चीज जो दीवार थी पहले इतनी ऊंची, वो थी एनर्जी, और उसी एनर्जी को हम बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, या फिर हम बोलते हैं क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। कि एक्टिवेशन एनर्जी सर इतनी चाहिए थी आपको इधर से उधर जाने में, तो मतलब कि दिस इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो अभिकारक को किसमें कन्वर्ट होने के लिए चाहिए? उत्पाद में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए। तो क्यों ना सर आपके पास जब इतनी सक्रिय ऊर्जा है ही नहीं, तो क्यों ना हम सक्रिय ऊर्जा का लेवल भी कम कर दें, ताकि आप आसानी से जा पाओ। तो एंजाइम क्या काम करेगा? वो इस सक्रिय ऊर्जा को क्या कर देगा? ये देखो रे, उसने कम कर दिया। जो पहले इतनी चाहिए थी वो इतनी सी चाहिए, तो फटाफट में निकल गया येलो लाइन से होता हुआ। तो येलो लाइन क्या दर्शा रहा है? येलो लाइन ये बता रहा है कि यहाँ पर क्या उपस्थित है? एंजाइम उपस्थित है। और व्हाइट लाइन क्या दर्शा रही है? कि यहाँ पर एंजाइम उपस्थित नहीं है। अरे बात समझ, अरे तुम प्लस माइनस मत देना, तुम याद रखना देखना है यहाँ पर एंजाइम उपस्थित, एंजाइम अनुपस्थित, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये चीज ध्यान रखनी है बस अपने को। तो एंजाइम में क्या काम करता है? एंजाइम में सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है ताकि आप आसानी से इधर से उधर जा सको भाई, ये काम करता है एंजाइम। आइए बात समझ अच्छे से। और ये जो डिफरेंस था एनर्जी में, ये वो डिफरेंस था एनर्जी का जो आपने छोड़ी एनर्जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी ना, तो एनर्जी छोड़ दी, ये जो डिफरेंस है वो। ठीक है, आज का मेरे हिसाब से एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ तो हम कर सकते हैं। समझ में नहीं आई एक बार में तो दीवार वाला एग्जांपल बेस्ट है। ये रही दीवार बीच में व्हाइट कलर की, तुमने दीवार को कर दिया छोटा, तो चले जाओगे आसानी से बेटा, जल्दी बोलो, ठीक है, कन्वर्ट हो जा। तो आज के लिए हमारा इतना काफी है, बाकी अपन पढ़ेंगे कब? अपन पढ़ेंगे कल, ठीक है। पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक, शानदार काम कर रहे हो सारे, बहुत बढ़िया।